हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की ज्योग्राफी SCERT बुक से पढ़ रहे थे और इसका 13 वीडियो अपलोड हो चुका है। ये 14वां वीडियो है। फर्स्ट चैप्टर ही बहुत ज़्यादा लंबा है तो इसका 13 वीडियो अपलोड हो गया है। 14वां वीडियो अब हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, तो इसका भी बहुत सारा पार्ट अपलोड कर दिया गया है। आगे देखते हैं अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ से पढ़ने वाले थे, ठीक है। जैव विविधता के संदर्भ में अभी भी हमारा ज्ञान बहुत कम है। इस भूमंडल पर पेड़ पौधे एवं जीव जंतु की जातियाँ, प्रजातियाँ, उपजातियाँ संख्या से कहीं अधिक होने की संभावनाएं हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रत्येक वर्ष 10,000 मोटे तौर पर नवीन प्रजातियों की उत्पत्ति हो रही है। हमारा देश इसमें जो बॉक्स बना हुआ है उसको भी देख लेते हैं। हमें भूमंडल पर अधिवास करने वाले प्रजातियों का सही पता नहीं है। एक अनुमान के अनुसार प्रजातियों की संख्या 4 से 100 मिलियन तक पहुंच सकती है। विश्व में सबसे अधिक जातियां कीड़े मकोड़े और अति सूक्ष्म पराजीवों की है, जिन्हें हम खुली आंख से नहीं देख सकते। तो यह लास्ट वाला जो पॉइंट है, थोड़ा सा इसको याद रख लीजिए कि सबसे अधिक जातियां किसकी है, कीड़े मकोड़ों की है और अति सूक्ष्म पराजीवों की है, ठीक है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है, जिसको हम खुले आंख से नहीं देख सकते। तो इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट बात नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। हमारा देश जैव विविधता में समृद्ध देश है। सबसे समृद्ध जैव विविधता वाला देश पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी भारत है। तो अब याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी भारत। पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी भारत यानी कि हिमालय वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत हो गया, हिमालय या पूर्वोत्तर भारत जिसको कहेंगे, और पश्चिमी घाट है, ठीक है। इनमें क्रमशः भारत का 4% और 5.2% भौगोलिक क्षेत्रफल है। विश्व के 25 हॉट स्पॉट में इन्हें भी रखा गया है। इनमें असंख्य प्रकार के जैविक समूह रहते हैं। भारत में 33% पुष्पीय पौधे भारतीय मूल के हैं। इसी प्रकार 53% स्वच्छ जल मछली, 60% एम्फीबियंस, 30% रेंगने वाली प्रजाति और 10% स्तनपायी प्रजाति भारतीय मूल के हैं, एंडेमिक हैं। एंडेमिक होने का मतलब भारतीय मूल के हैं, भारत में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा मतलब हॉट स्पॉट हमारे यहाँ पर कौन सा है, एक तो पश्चिमी घाट है और उत्तर पूर्वी भारत है, ठीक है। पश्चिमी घाट का 4% क्षेत्रफल और उत्तर पूर्वी भारत का 5.2% क्षेत्रफल, ठीक है। विश्व के 25 हॉट स्पॉट में भी इन्हें रखा गया है। यह दोनों जो एरिया है यानी पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी भारत, यह 25 हॉट स्पॉट में भी रखा गया है, ठीक है। 33% पुष्प भारतीय मूल के हैं यानी कि एंडेमिक है, यानी भारत में ही मिलते हैं। उसके बाद 53% जल मछली, 60% एम्फीबियन, 30% रेंगने वाली प्रजाति और 10% स्तनपायी प्रजाति। यह याद रख लीजिए। 25 हॉट स्पॉट में से विश्व के 25 हॉट स्पॉट में से 2 हमारे पास है, यानी कि पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी भारत को भी रखा गया है, ठीक है। उसके बाद 33% पुष्पीय पौधे जो है भारतीय मूल के हैं। 53% स्वच्छ जल मछली जो है वह भारतीय मूल के हैं। 60% एम्फीबियन, 30% रेंगने वाली प्रजातियां और 10% स्तनपायी प्रजातियां भारतीय मूल के हैं। पूर्वोत्तर भारत पश्चिमी घाट, उत्तर पश्चिमी हिमालय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह मुख्य रूप से देशज एंडेमिक क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन कौन सा एरिया, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी घाट
उत्तर पश्चिमी हिमालय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह एंडेमिक यानी देशज क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ें पाई जाती है जो भारत में यानी एंडेमिक चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, कुछ एम्फीबियन पश्चिमी घाट के भारतीय मूल के हैं। यूनेस्को के सहयोग से भारत में 14 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है। यह क्षेत्र अगले पृष्ठ की तालिका में प्रदर्शित किया गया है, तो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन यूनेस्को के सहयोग से भारत में 14 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, यही आपको याद रखना है, 14 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब हम लोग देख लेते हैं बॉक्स में, कम से कम 136 फसल प्रजातियां और 320 वन संबंधी प्रजातियां मूलतः भारतीय है। हमारे यहाँ बड़ी संख्या में घरेलू प्रजातियां, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चावल, जिसकी 50,000 से 60,000 किस्म भारत में पाई जाती है। तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इसको याद आपको मतलब लिख लीजिए, एक दो बारी देख लीजिए। अगर एग्ज़ाम में मतलब ऐसे तो बहुत डीप में नहीं, इतना डीप में नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन एक बारी आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या क्या मेन बात है, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी भारत जो है जैव विविधता में समृद्ध है। हमारे यहाँ इसको हॉटस्पॉट माना गया है, विश्व के 25 हॉटस्पॉट में से इसको भी रखा गया। ठीक है, उसके बाद 33% पुष्पीय पौधे, 53% जल मछली, 60% एम्फीबियन, 30% रेंगने वाली प्रजातियां यानी रेप्टाइल्स और 10% स्तनपायी प्रजातियां एंडेमिक है। ठीक है, और एंडेमिक सबसे ज़्यादा कहाँ पर हमारे यहाँ पाया जा रहा है? पूर्वोत्तर भारत में, पश्चिम घाट में, उत्तर पश्चिमी हिमालय और अंडमान निकोबार में पाया जा रहा है। ठीक है, यूनेस्को के सहयोग से भारत में 14 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। और बॉक्स में क्या लिखा हुआ है कि कम से कम 136 फसल प्रजातियां और 300 वन संबंधी प्रजातियां मूलतः भारतीय हैं। और जिस चावल की किस्में हैं 50,000 से 60,000 चावल की किस्में पाई जाती है हमारे यहाँ पे। तो ये सब एक बारी मतलब रिपीट कर लीजिए, बस लिख लेना है, देख लेना एक बार। मतलब कि हो सकता है कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ना पूछे पर स्टेटमेंट्स के रूप में दे दें। अब यहाँ पर जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र, कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है और स्थिति यानी राज्य के बारे में। नीलगिरी, तो यह वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, ये सब मतलब कि ठीक है, इसका स्थिति मत याद रखिए, लेकिन कम से कम राज्य याद रख लीजिए। जैसे नीलगिरी है वो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। ठीक है, नंदा देवी है उत्तराखंड में, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा जिला के भाग में। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए याद रखने के लिए। नंदा देवी कहाँ पर? उत्तराखंड में है। नोकरेक है मेघालय में। मानस है असम में, ये तो आप लोग जानते हैं, मानस असम में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद सिमलीपाल उड़ीसा में है। डिब्रू साइकोबा असम में है। दिहांग और दिबांग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। कंचनजंगा उत्तर और पश्चिमी सिक्किम भाग में है। पंचमणी है मध्य प्रदेश में। अगस्ता मलैया है केरल में। अचान कमार अमरकंटक, तो यह मध्य प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला में। तो यह जो 14 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिखाया गया उसको आपको एक दो बारी देख लेना कि किस किस जगह पे है। जैसे नीलगिरी है, वो नीलगिरी की पहाड़ी हम लोग जानते हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में है। ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड में, नोकरेक मेघालय में, मानस असम में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, मन्नार की खाड़ी जो है वह तमिलनाडु में। उसके बाद ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में होगा। सिमलीपाल उड़ीसा में। डिब्रू साइकोबा असम में। दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। कंचनजंगा कहाँ पर होगा? सिक्किम में। पंचमणी मध्य प्रदेश। अगस्त्यामलैया केरल में। अचान कमार अमरकंटक यह कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी है। तो यह इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, ठीक से, और इसको बार बार देखते रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं।
राष्ट्र के स्वस्थ जैव मंडल एवं जैविक उद्योग के लिए समृद्ध जैव विविधता अनिवार्य है। जैव विविधता से हम आप परोक्ष एवं अपरोक्ष लाभ उठाते हैं। जैव विविधता हमारे लिए भोजन, औषधियाँ, भोज्य दवाइयाँ, रेशे, रबर और लकड़ियों का साधन है। कई सूक्ष्म जीवों का उपयोग बहुमूल्य उत्पाद तैयार करने के लिए उद्योगों में प्रयोग होता है। यह हमें मुफ्त में बहुत सारे पारिस्थितिकी सेवा प्रदान करता है। जैव विविधता की मुख्य उपयोगिताएं निम्नलिखित हैं। तो जैव विविधता के क्या उपयोग है थोड़ा देख लेते हैं। आधुनिक कृषि तीन प्रकार से जैव विविधता का उपयोग करता है। पहला, नवीन फसल के साधन के रूप में, अच्छे प्रकार के नस्ल के लिए सामग्री के रूप में, नए जैव विनाश पीड़ानाशी के रूप में। तो यह तीन तरीका है, देख लीजिए कौन कौन सा है। नवीन फसल के साधन के रूप में, अच्छे प्रकार के नस्ल की सामग्री के रूप में, नए जैव विनाश पीड़ानाशी के रूप में। मानव के भोजन पूर्णतः जैविक संसार से प्राप्त होते हैं। कई हजार प्रजातियां खाद्य योग्य पौधों की है, किंतु लगभग 85% संसार का भोजन 20 से भी कम पौधों की प्रजातियों से खेती के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। शेष 15% पशुओं से उत्पादन किया जाता है। नई प्रजातियों की खोज बढ़ती जनसंख्या के भोजन के लिए सहायक होंगे। यह कह रहा है कि अभी जो हम लोग मतलब जितना भी भोजन करते हैं उसमें से 20 से भी कम पौधों का यूज़ करते हैं और 15% पशुओं का यूज़ करते हैं, मतलब पशुओं द्वारा जो उत्पादन किया जाता है। आगे जब जीव जंतु बढ़ेंगे तो मतलब जनसंख्या जब बढ़ेगी तो भोजन के लिए और भी नई जीव जंतुओं का उपयोग किया जाएगा। विकसित पौधों एवं घरेलू जानवरों की कुशल नस्ल आधुनिक खेती की रीढ़ की हड्डी है। विकसित पौधों एवं घरेलू जानवरों की कुशल नस्ल आधुनिक खेती की रीढ़ की हड्डी है। बहुत सारी विकसित प्रकार की फसलें और अन्य उपयोगी पौधे प्रजनन क्रिया योजना के द्वारा विकसित किया गया है। जंगली प्रजातियों का आनुवंशिकी का उपयोग नए गुणों के लिए होता है, जैसे रोगरोधी अथवा विकसित घरेलू प्रजातियों की उपज के लिए। उदाहरण के लिए एशिया में धान की खेती के 4 प्रमुख रोगों से संरक्षण एक अकेली जंगली भारतीय चावल प्रजाति ओर्जिया निवारा से किया जाता है। आपको इतना नहीं याद रखना है, बस उदाहरण जो दिया हुआ उसको याद रखिए कि उदाहरण के लिए एशिया में धान की खेती के 4 प्रमुख रोगों से संरक्षण के लिए एक अकेली जंगली भारतीय चावल प्रजाति ओर्जिया निवारा से किया जाता है। ठीक है, ओर्जिया निवारा का नाम याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें सब समझने के लिए ठीक है कि रोगों का उपचार के लिए ज़रूरी होता है। जैव विविधता का उपयोग बहुत सारे औषधीय उपयोग से होता है। बहुत सारे तत्व से रोग उपचार गुणों के पौधों से प्राप्त किया जाता है। जैसे मॉर्फिन का उपयोग दर्द निरोधक के लिए किया जाता है और इसे क्या लिखा हुआ, पापावियर सोनीफेरम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो मॉर्फिन किससे प्राप्त किया जाता है और यह दर्द निरोधक होता है, यह दोनों याद रखिएगा। पापावियर सोनीफेरम से प्राप्त किया जाता है और यह दर्द निवारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्यूनाइन मलेरिया के लिए उपयोग किया जाता है। यह चिंचोना लेडजेनरियाना से प्राप्त होता है।
टैक्सोल कैंसर रोधी औषधि है जो एक प्रकार के सदाबहार वृक्ष के छाल टैक्सस बेकेटा एवं टी यानी टैक्सस बेकेटा एवं टी क्या लिखा हुआ है ब्रेविफोलिया से प्राप्त किया जाता है। अधिकतर परंपरागत दवाइयों का निर्माण पौधों से होता है। लगभग 25% दवाइयाँ केवल 120 पौधे प्रजातियों से तैयार किया जाता है। तो यह जो इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे कि मॉर्फिन का दर्द निरोधक के लिए यूज़ करते हैं। इसमें पापावियर सोनीफोरम से इसको प्राप्त किया जाता है। क्यूनाइन जो होता है मलेरिया के लिए उपयोग किया जाता है और इसे चिंचोना लेड जेनरिएना से प्राप्त होता है। टैक्सोल जो कैंसर रोधी दवाई है, जैसे कि टैक्सस बेकेटा एवं टी ब्रेविफोलिया से प्राप्त किया जाता है। अगर हम कुछ गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप समझने का कोशिश कीजिए कि ये सब लिख लीजिए और ऑप्शन आपको मिलेंगे, आप उसमें से टिक लगा लीजिएगा, ठीक है, कि कौन सा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। क्यूनाइन मलेरिया के लिए, टैक्सोल जो होता है कैंसर रोधी, मॉर्फिन दर्द निवारक। मॉर्फिन का कहाँ से निकालते हैं? पापावियर सोनीफेरम। क्यूनाइन जो होता है वह चिंचोना लेड जेनरियाना। आप चिंचोना भी केवल याद रख सकते हैं, ठीक है। टैक्सोल जो है उससे कैंसर रोधी मतलब कैंसर औषधि के लिए यूज़ किया जाता है। इसको टैक्सस बेकेटा एवं टी ब्रेविफोलिया से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो यह याद रखना, इसमें से जो इम्पोर्टेंट बता दिए वो याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ग्रीन बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। क्या आप जानते हैं? आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवाइयाँ पादप जंतु एवं खनिज से तैयार की जाती है। आयुर्वेदिक जनक चरक ने हजारों वर्ष पूर्व पादप जंतु एवं खनिज का उपयोग रोग के उपचार में किया था। आयुर्वेद भारतीय इलाज पद्धति है और विश्व की प्राचीन पद्धति में से एक है। इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सब आप लोग जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्या आप दिसंबर 1987 की एक सच्ची घटना के बारे में जानते हैं? ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नामक संस्था की एक टीम केरल के पश्चिम घाट के जैविकीय अभियान पर थी। इस टीम के कानी आदिवासियों के कुछ सदस्यों को मार्गदर्शन के रूप में साथ में लिए। वैज्ञानिकों ने देखा कि लोग एक फल खा रहे थे जिससे उन्हें दुर्लभ मार्ग चलने के बावजूद काफ़ी ऊर्जावान बना दिया। जब वैज्ञानिकों ने इनका भोग किया तो उन्हें भी अचानक ऊर्जा एवं शक्ति की अनुभूति हुई। वैज्ञानिकों में इस फल के प्रति जिज्ञासा बढ़ी और मार्गदर्शक से जानकारी चाहिए, किंतु ये इनकार करते रहे। इसे वह केवल पावन और रहस्यमयी फल बताते रहे और यह भी कहा कि यह फल हम लोगों के लिए है, बाह्य लोगों के लिए नहीं है। जब काफ़ी आग्रह किया गया तो मार्गदर्शक ने इस पौधे को दिखाया जो इनके फल का साधन था और इसका नाम आरोग्य पाचा बताया। क्या बताया? आरोग्य पाचा। यह नाम याद रखिएगा, ठीक है। जब वैज्ञानिकों ने इसकी जानकारी प्राप्त कर ली तो इस पर शोध किया तो पाया कि यह तनाव रोधक है और इसमें काफ़ी अन्य लाभकारी एवं गुणकारी सक्रिय तत्व है। आरोग्य पाचा एवं अन्य 3 औषधीय पौधों के मिश्रण से एक औषधि तैयार किया और उसका नाम जीवनी दिया गया।
या TBGRI का मतलब है यहाँ जो हम लोग देखे थे क्या है, ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ने इसे बनाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी आर्यवैद फार्मेसी को दिया। इसके लिए 10 लाख रुपए परियोजना शुल्क लिया और 2% रॉयल्टी तय हुई। इस प्रकार कानी समुदाय ने इससे आधी रॉयल्टी प्राप्त कर ली। अपने समुदाय के कल्याण हेतु एक ट्रस्ट स्थापित किया। देखा आपने एक पौधा कितना कमाल किया। तो ये कहानी दिया हुआ है, लेकिन इस कहानी से सवाल उठाया जा सकता है कि दिसंबर 1987 में एक ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट नामक एक संस्था ने एक टीम केरल में पश्चिमी घाट के जैविकीय अभियान में थी। इस टीम ने वहाँ के आदिवासी का नाम क्या था, शायद कानी आदिवासियों के कुछ सदस्यों को मार्गदर्शन के रूप में ले जा रहे थे। वैज्ञानिकों ने देखा कि यह लोग एक फल खा रहे हैं जो कि बहुत ही दुर्लभ है। उसका नाम याद रखिएगा, नाम क्या था, आरोग्य पाचा, ठीक है, आरोग्य पाचा था। उसके बाद उससे औषधि जो तैयार किया गया उसका नाम क्या है, जीवनी नाम दिया गया, ठीक है। और ठीक है, और कुछ नहीं, इसे आर्यवैद फार्मेसी ने तैयार किया है। एक प्राइवेट कंपनी है आर्यवैद फार्मेसी, इसने मतलब कि इसको दिया गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब हम लोग आगे इसमें। हाँ, यह ख़त्म हो गया है चैप्टर। यह चैप्टर नहीं खत्म हुआ, सॉरी, ये टॉपिक ख़त्म हो गया। वन और वन्य प्राणी संसाधन वाला जो चैप्टर है वह ख़त्म हो गया है। यहाँ पर छोटा सा दिया हुआ क्रियाकलाप, तो अगर आपको देखना है तो इसमें क्रियाकलाप कुछ हम लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए क्रियाकलाप नहीं है, बच्चों के लिए है ये सब। तो यह बॉक्स हम लोग देख चुके और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट था वह सब हम लोग पढ़ चुके। अब देखते हैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसमें। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, ठीक है। तो यह हम लोगों को देखना चाहिए कि वन का विस्तार कितना था, तो 20.60 हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन 20.60 या 19.27 भी इसमें लिखा हुआ था कहीं पर, अब पता नहीं यह ऑप्शन कौन सा सही होगा। आप 19.27 भी लगा सकते हैं। अगर आप चैप्टर को पढ़े हैं तो आप इसको टिक लगा सकते हैं, लेकिन यही ख और घ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है, तो यह थोड़ा मतलब कि ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। अगर आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ें तो इसमें पता नहीं, आप देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार हम लोग कहाँ पर देखे थे, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन कितना है, भारत में वन है 20.60, ठीक है। तो वहाँ पर एक ऑप्शन था 20.60। हम लोग फर्स्ट वाला को भी देख लेते हैं कि फर्स्ट का आंसर हम लोगों ने सही लगाया कि नहीं। तो 2001 का पूछा गया था, उसमें 2001 में 19.27% भौगोलिक क्षेत्र है, लेकिन FCI के अनुसार 20.55 भी है। तो हम लोग 2001 के अनुसार मतलब कि 19.27 लगाएंगे। चलिए, तो नीचे हम लोग देखते हैं। हाँ, तो यह फर्स्ट क्वेश्चन में हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो भारत में 2001 में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र था, तो 19.27। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है, तो क नंबर ऑप्शन होगा 20.60%, ठीक है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो यह घ नंबर हो जाएगा 7%, 7.1 है, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, ये बहुत चलिए देखते हैं। पूर्वोत्तर राज्य का पूछा जा रहा है, 188 आदिवासी जिलों के देश में कितना प्रतिशत है। तो ये सब क्वेश्चन अगर आप पहले देखें हैं तो वीडियो को, तो ठीक से आपको याद होगा फैक्ट्स एंड फिगर। अगर आप लिख कर रखे हैं तो मेरे ख्याल से हमको लगता है कि 80 नहीं, शायद 75 होना चाहिए।
चलिए एक बार देख लेते हैं पूर्वोत्तर राज्य क्या भाई। अगर मिल गया तो अच्छी बात है आसानी से। 188 राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्य के 188 राज्यों में मुश्किल है इतने सारे मिलना, क्योंकि इसलिए हम आपको कह रहे थे कि सबको लिख कर रखिए। डेटा जल्दी याद नहीं रहता है, इसलिए इसको नोट डाउन करना ज़रूरी है। तो अगर आप नोट डाउन किए होंगे तब तो अच्छी बात है। मुश्किल है मिलना थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं, है तो नहीं मिल रहा है अभी। किसी अगले पार्ट में हम ढूंढ कर आपको बता देंगे कि इसका क्या आंसर होगा। अभी हम लोग आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से तो इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो ख नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में कृषि भूमि में परिवर्तन हुआ है? यह शायद 26,200 हो जाएगा, 26,200। ठीक है, ख नंबर ऑप्शन। अगर हम कुछ गलत लगा रहे होंगे, आपके कॉपी में मैंने नोट करवाया है सारा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था, तो उसको आप देखिए। संविधान की धारा 21 का संबंध है, तो संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो यह संबंध है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। एक एनजीओ ने वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? ये सब रिपोर्ट जो लिखवाया गया होगा वह सब आप लोग देखिए, उसके बाद ऑप्शन टिक लगाइए। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ? तो यह कन्वेंशन अफ्रीकी कन्वेंशन था। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, हंस, मयूर, तोता। तो मयूर है। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है? मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार सुंदरवन में है। टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग हम लोग कैंसर में करते हैं। चरक का संबंध किस देश से है? भारत से है। ठीक है, चरक का संबंध भारत से है। तो इसमें से अगर कोई ऑप्शन आपको लगा हो कि गलत है, तो जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हम लिखवाए थे उसी से क्वेश्चन है, आप सारे देख लीजिए। ऑलमोस्ट उसी से सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो सब आप कॉपी में जो लिखा हुआ है उससे आप चेक करके उसके बाद देखिए कि क्या क्या इसमें सही होगा। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, और नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा खनिज संसाधन पे। ठीक है, थैंक यू।